बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की। बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की। हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को। गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे कृषि दर्शन कार्यक्रम में। मैं हूं नीतू कुमारी। हर रोज़ की तरह आज भी हम सबसे पहले देखेंगे कृषि समाचार और साथ ही जानेंगे मौसम का हाल। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं गोपाल कृष्ण। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। मवेशी वितरण योजना से लाभान्वित हो सकते हैं राज्य के पशुपालक। आम के मंजरों की करे समुचित सुरक्षा। निकाय गुड़ाई के लिए बेहतर उपकरण है डच हो। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत गव्य विकास विभाग द्वारा राज्य के कई जिलों में संकर नस्ल के दुधारू गायों का वितरण पशुपालकों के बीच अनुदान और बैंक ऋण के आधार पर किया जाता है। इस योजना का लाभ लेने के लिए प्रशिक्षित पशुपालक संबंधित विभाग में आवेदन दे सकते हैं। संकर नस्ल के दुधारू गाय का वितरण का लाभ वैसे पशुपालक जो करीबी रेखा से नीचे हैं, स्वयं सहायता समूह के सदस्य तथा झारखंड डेयरी प्रोजेक्ट द्वारा संचालित दूध पथों के सदस्य हैं। साथ ही स्वयं सहायता समूह, प्रगतिशील किसान, युवा शिक्षित बेरोजगार, लघु उद्यमी और बड़े उद्यमियां ले सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत 2 गाय या भैंस से लेकर 500 गाय या भैंसे तक अनुदान या बैंक ऋण पर लाभुकों की योग्यता के अनुसार उपलब्ध कराई जाती है। बागवानी से जुड़े कृषक अब आम की फसल के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि अब आम के पेड़ों पर मंजर आने शुरू हो जाएंगे। यही मंजर आगे आम की फसल के रूप में हमें प्राप्त होंगे। इसलिए इन मंजरों की देखभाल बहुत जरूरी है। मंजर आते ही इनमें कई प्रकार की समस्याएं आती है, जैसे मंजर का झड़ना, मधुआ कीटों की लगना इत्यादि। रोगन, नीमसीड और कार्बोडाइजिन दवाओं का प्रयोग से इन कीटों से आम के मंजरों की सुरक्षा की जा सकती है। बेबीकॉर्न आजकल हमारे यहाँ लगभग सभी क्षेत्रों में लगाया जाता है। बेबीकॉर्न की फसल हमें काफ़ी लाभदायक मानी जाती है। जो किसान भाई इस समय बेबीकॉर्न लगाने के इच्छुक हैं, वे इसके उन्नत प्रभेदों का चुनाव करें। बेबीकॉर्न के उन्नत प्रभेदों में बिरसा विकास मक्का 2, HM4 बेहतर माने जाते हैं। बेबीकॉर्न के ये प्रभेद अच्छी मात्रा में उपज देने के लिए प्रचलित हैं। बिरसा विकास मक्का 2, HM4 ये बेबीकॉर्न के उन्नत प्रभेदों में बेहतर माने जाते हैं और कम समय में तैयार हो जाते हैं। वर्तमान समय में इनकी बुआई की जा सकती है। 1 हेक्टेयर भूमि में 8 से 10 किलोग्राम की दर से बीज पर्याप्त होते हैं। बुआई से पूर्व बीजों को उपचारित कर लेना अच्छा होता है। बुआई के उपरांत उचित कृषि कार्यों को करके 8 से 10 क्विंटल तक बेबीकॉर्न की उपज पाई जा सकती है। साथ ही 120 क्विंटल तक पौष्टिक हरा चारा भी। निकाय गुड़ाई के काम को बेहतर तरीके से करने के लिए किसान डच हो का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस कृषि उपकरण से खेत में निकाय गुड़ाई करने के साथ साथ नाली और मेड़ भी बनाया जा सकता है। यह है डच हो। निकाय गुड़ाई के काम के लिए निर्मित इस उपकरण से खेत में नाली और मेड़ भी बना सकते हैं। डच हो द्वारा एक दिन में लगभग 15 डिसमिल खेत में लगे फसलों की निकाई की जा सकती है। इस उपयोगी उपकरण को बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अभियंत्रण विभाग से प्राप्त किया जा सकता है। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। किसान भाइयों, अभी आपने देखा कृषि समाचार, जिसमें आपने देखा कि कैसे हमारे किसान भाई बहन अपनी खेतों में मेहनत करके अपनी खेती को और आगे बढ़ा रहे हैं, और साथ ही आपने देखा मौसम का हाल। यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए, चल दूंगे हाजिर। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि एक मुख्य स्तंभ की तरह है और हमारे किसान अन्नदाता
लेकिन कभी कभी प्रकृति के सख्त तेवर के कारण हमारे किसानों को उचित कृषि उत्पाद हासिल नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में उन्हें सुरक्षित रखने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों तक पहुंचाना और उन्हें लाभान्वित करने का काम बैंक और राज्य स्तरीय बैंकर समितियां यानी SLBC की हैं। इनमें सार्वजनिक और निजी वाणिज्यिक बैंक के अलावा क्षेत्रीय, ग्रामीण, सहकारी बैंक के साथ साथ कई प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों को भी शामिल किया गया है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों का नामांकन जरूरी है। इस समय 540 बैंक की 1.5 लाख शाखा के द्वारा किसानों का नामांकन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक कारगर उपाय है। यह हमारे लिए सुरक्षा कवच की तरह है। फसल अगर बर्बाद भी हुई तो भी हमें मुआवजा मिल जाता है। जमीनी स्तर पर की गई समीक्षा और अध्ययन के आधार पर कृषि मंत्रालय भारत सरकार की योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कई बदलाव किए गए हैं। इस बदलाव के कारण किसानों की समस्याओं का निदान कर उन्हें और सशक्त बनाया जा सकेगा। इसके अलावा SLBC और बैंकों के कार्यों और भूमिकाओं को और अधिक विस्तृत किया गया है। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों का नामांकन अब उनकी इच्छा पर निर्भर है। वो नामांकन के लिए स्वतंत्र हैं। योजना के बेहतर कार्यान्वयन के लिए बैंकों के कार्यों में किसान अकाउंट के दावे का निपटान, ऋणी किसानों का प्रीमियम काटना और गैर ऋणी किसानों से प्रीमियम जमा करवाकर बीमा कंपनी को भेजना, राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर किसानों के विवरण की अपलोडिंग, फसल हानि की समीक्षा को सुनिश्चित करना और किसानों की फसल हानि की सूचना बीमा कंपनी तक पहुंचाने का काम भी बैंकों के द्वारा ही किया जाएगा। इसी प्रकार योजना को क्रियान्वित करने वाले बैंक योजना से संबंधित विशेष जागरूकता अभियान को समय समय पर ऋणी और गैर ऋणी किसानों के लिए आयोजित करेंगे। ऋणी किसानों को योजना में भाग लेने के लिए उन्हें कॉल या SMS के द्वारा भी संपर्क और सूचित किया जाएगा। नामांकन की सुविधा के लिए जन धन खाता या बचत खाते का होना जरूरी है। गैर ऋणी किसानों का बैंक में खाता मौजूद नहीं है तो पहले उनका बचत खाता खोलकर सभी सुविधाएं दी जाएंगी। बैंक की शाखाओं को घोषणा पत्र की हार्ड और सॉफ्ट कॉपी को भविष्य में पत्राचार के लिए संभाल कर रखना होगा और उसकी एक कॉपी या एक्नॉलेजमेंट किसान के हवाले किया जाएगा। नामांकन के लिए कट ऑफ डेट से 2 दिन पहले तक बीमा के लिए फसल का नाम बदलने का प्रावधान होगा। बैंक की शाखाएं नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल पर सभी विवरण भी दर्ज करेंगी। सभी किसानों और विशेष ऋणी किसानों के आधार नंबर को जांचकर बैंक द्वारा अपडेट किया जाएगा। राज्य और जिला अधिकारी, संबंधित एजेंसी और बीमा कंपनी के समक्ष किसानों को शिकायतों की सुविधा प्रदान करने का काम भी बैंकों के द्वारा किया जाएगा। SLBC बैंकों के लिए स्थापित एक शीर्ष संस्था है। यह संस्था राज्य सरकार और भारत सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर सदस्य बैंकों के द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को क्रियान्वित कर भारत के किसानों को सशक्त करने का काम कर रही है और उसका सीधा लाभ हमारे देश के किसानों तक पहुंचाया जा रहा है। सशक्त किसान, देश की शान। विराम के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे कृषि दर्शन कार्यक्रम में। किसान भाइयों, आज हम सबसे पहले बात करेंगे तसर में लगने वाले रोग व कीट प्रबंधन के बारे में। किसान भाइयों, हम सब जानते हैं कि तसर एक प्रकार का सिल्क है और सिल्क से बनने वाली जितनी भी वस्तुएं हैं वो बाज़ार में काफ़ी कीमती बिकती है। तो जो भी किसान भाई तसर का खेती करते हैं उनको काफ़ी लाभ प्राप्त होता है, परंतु कई बार ऐसा देखा गया है कि तसर के पौधों में कई प्रकार के रोग व कीट लग जाते हैं जिनसे उन्हें काफ़ी नुकसान होता है और साथ ही साथ हमारे किसान भाई को भी काफ़ी नुकसान झेलना पड़ता है। तो आइए अपने विशेषज्ञ से जानते हैं कि तसर के पौधों में किस प्रकार के रोग व कीट लग जाते हैं और इनका प्रबंधन क्या है। इन सब की अधिक जानकारी लेते हैं हम अपने विशेषज्ञ से। तसर यानी रेशम की वह खास किस्म जिसके उत्पादन के जरिए न केवल रेशम का अच्छा उत्पादन हो सकता है बल्कि बढ़िया मुनाफा भी कमाया जा सकता है,
क्योंकि इससे उत्पादित रेशम की बाजार में कीमत सोने की तरह काफी अधिक होती है, बशर्ते तसर के पौधों को कीट और रोगों से समय रहते बचाना होगा। आज हम पहुँचे हैं रांची जिला के नगड़ी प्रखंड के केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र में और हमारे साथ यहाँ के विशेषज्ञ डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं। आइए उनसे हम जानते हैं कि तसर पौधों में कीट व रोग प्रबंधन किस तरीके से किया जाए ताकि हमारे किसान भाई जो है अपनी आमदनी को और बढ़ा सकें और इससे अधिक से अधिक मुनाफा ले सकें। यदि हम बात करें तसर भोज्य पौधा में, तो हमारा जो प्राथमिक तसर भोज्य पौधा होता है वो आसन और अर्जुन का पौधा होता है। आसन और अर्जुन के पौधों में मुख्य जो पीड़क कीट लगते हैं, यदि पुनः हम आसन और अर्जुन के पौधों को डिवाइड कर दें तना और पत्तियों में, तो तना को प्रभावित करने वाले जो पीड़क कीट होते हैं वो तना छेदक कीट है, छाल बच्छी कीट है और टर्माइट्स, दीमक मुख्य रूप से ये पाए जाते हैं। और पत्तियों को जो नुकसान पहुंचाते हैं पीड़क कीट, उसमें गॉल इंसेक्ट मेजर है, डिफोलिएटर्स जिसमें मेजून बीटल, रेड बीटल, वेपरर तसक मोथ इत्यादि पाए जाते हैं। अब इनका प्रबंधन कैसे करें? सबसे पहले होता है कि इनका लक्षण किस बेस पे हम पहचान पाएंगे कि ये हमारा जो भोज्य पौधा है वो किस पेस्ट से प्रभावित है। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि कौन कौन से जो कीट लगते हैं उनके नाम आपने बताया कि ये सारे कीट जो है तसर पौधों को प्रभावित करते हैं। तो जो किसान भाई इसकी जो खेती कर रहे हैं वो कैसे पहचानेंगे कि हमारे पौधे में जो है कीट लग गया है? पहचानने का तरीका क्या है? पौधा का रंग, पौधे के पत्ते का रंग बदल जाते हैं या कोई जो पौधा का कोई ऐसा अंग जो है उससे प्रभावित होता है? ये तना छेदक कीट में, तना छेदक कीट जो होता है, जैसे ही तसर भोज्य पौधों को संक्रमित करना स्टार्ट करता है तो वो फीडिंग करते समय अपना लीटर कीट मल बाहर निकालता है। वो कीट मल के आधार पे ही हमारे किसान भाई उसको पहचान सकते हैं कि ये पौधा जो है वो तना छेदक कीट से प्रभावित है। यदि तना छेदक कीट से प्रभावित है हमारा पौधा, तो उसको शुरुआती दौर में ही साइकिल का ये स्पोक होता है, तीरी, उससे ही उसको डैमेज करके मार देते हैं। छाल भच्छी कीट पौधे के छाल को नुकसान पहुंचाता है। इसे नियंत्रित करने के लिए चाकू से साफ कर स्पॉक से इसे मारा जा सकता है या फिर नीम बेस्ड पेस्टिसाइड का प्रयोग कर इस कीट से तसर पौधों को बचाया जा सकता है। तसर के पौधों में लगने वाले रोगों की बात करें तो लीफ स्पॉट है, जो कवक जनित रोग है। इसके प्रबंधन के लिए जरूरी है कि पहले से खेत में साफ सफाई मतलब निराई गुड़ाई समय पर होती रहनी चाहिए। तसर पौधों में मुख्य रूप से 4 जो रोग लगते हैं पत्तियों को नुकसान पहुंचाने, उसमें पहला होता है लीफ स्पॉट। लीफ स्पॉट डिजीज ये कवक जनित रोग होता है। इसको मैनेजमेंट करने के लिए पहला तो है कि प्लांट का स्पेसिंग अच्छा होना चाहिए। यदि प्लांट का स्पेसिंग अच्छा है, निराई गुड़ाई समय से हो रहा है, साफ़ सफाई है, तो इस डिजीज का आक्रमण कम होता है। यदि ये बहुत ज़्यादा डेंस है तो इसका आक्रामकता बढ़ जाता है। इसका जो सकारात्मक रिलेशन है, सकारात्मक होता है, वो टेम्परेचर कम होने से, रेनफॉल बढ़ने से तथा सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ने के साथ साथ रोग की प्रकोप बढ़ता जाता है। इसको कंट्रोल करने के लिए कार्बेंडाजिम एक फंगिसाइड है, उसको हम 0.1% के हिसाब से छिड़काव करते हैं। दूसरा जो रोग लगता है ब्लैक नोडल गर्डिल। ब्लैक नोडल गर्डिल में क्या होता है कि पत्तियों में जो ऊपर काला काला सा एक लेयर बनने लगता है। इसके भी कंट्रोल के लिए हम कार्बेंडाजिम यूज करते हैं। तीसरा एक और डिजीज है, रोग लगता है हमारे पत्तियों में, उसको पाउडरी मिल्ड्वी। इसमें क्या होता है कि पत्ती के निचली पार्ट पर सफ़ेद एक पाउडर के फॉर्म में लेयर बनने लगता है। इसको भी इसका भी जो एक तरह से सापेक्षिक आर्द्रता के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप है, जबकि टेम्परेचर के साथ नकारात्मक सहयोग होता है। यदि टेम्परेचर बढ़ता है तो डिजीज कम होगा और रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो रोग की आक्रामकता अधिक होती है। इसको भी कार्बेंडाजिम
का स्प्रे करके 0.1% के हिसाब से आप कंट्रोल कर सकते हैं। चौथा जो रोग लगता है वो लीफ कर्ल डिजीज, पत्तियां मुड़ने लगती हैं। उस दौरान ये जो डिजीज है स्पेशली कार्बन और ये कॉपर के कमी से होता है। तो 175 ppm कॉपर सल्फेट का छिड़काव करके हम इस रोग का प्रबंधन कर सकते हैं। तसर के पौधों में लगने वाले कीट और रोग का निवारण जैविक तरीके से करना काफी फायदेमंद होता है। नीम आधारित पेस्टिसाइड इस दिशा में बेहद प्रचलित है। इस बारे में रांची के नगड़ी स्थित केंद्रीय तसर अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र के डॉक्टर जितेंद्र सिंह विस्तार से बता रहे हैं। तसर कल्चर में तो पेस्टिसाइड एक तरह से बंद है, क्योंकि रेयरिंग के दौरान हम कोई भी पेस्टिसाइड का एप्लीकेशन नहीं कर सकते हैं। इस दौरान अभी हम लोगों जो मैंने पहले भी बताया कि एक संस्थान द्वारा विकसित किया गया है नीम बेस्ड पेस्टिसाइड। नीम आधारित पेस्टिसाइड में क्या होता है, 1 kg नीम लीफ लेते हैं और 2 से 2.5 लीटर मट्ठा लेते हैं। उसको एक मिट्टी के घड़े में मिक्स करके 15 दिन के लिए अंधेरे में रख देते हैं। फिर उसको 15 दिन के बाद मिक्सी या सिलबट्टे के सहायता से क्रश करके उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। जो एक्सट्रैक्ट हमें प्राप्त होता है लिक्विड के फार्म में, उसको 1:10 के रेशियो में पत्तियों पे छिड़काव करने से गाल और डिफोलिएटर जैसे बीमारी से हम बचा सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो हमारा छाल बच्छी है, स्टेम बोरर है, उसके भी प्रबंधन में ये सहयोग देता है। यदि हम इसके तना पे छिड़काव करते हैं तो एक प्रकार से ये गंध रिपेलेंट स्मेल पैदा करता है, जिससे कि स्टेम बोरर, बार्क ईटर उधर आके अंडा देना नहीं पसंद करते हैं। तो हम कम लागत में हमारे किसान बिना पेस्टिसाइड यूज करके भी ये पौधों को हार्म पहुंचाने वाले कीटों से अपने पौधों को बचा सकते हैं। तीसरा जो एक बीमारी है दीमक का, दीमक को भी या तो हमारे किसान यदि पेस्टिसाइड नहीं यूज करना चाहते हैं तो नीम बेस्ड पेस्टिसाइड का छिड़काव करके इसको कंट्रोल कर सकते हैं, या तो और यदि पेस्टिसाइड अप्लाई करना है तो क्लोरोफाइरोफास आता है एक पेस्ट है, उसको 2 ml पर लीटर के हिसाब से पानी में घोल बना के स्प्रे करने पे जो दीमक का प्रकोप है वो कम हो जाता है। किसान भाइयों, अभी हमने बात किया तसर में लगने वाले रोग व कीट प्रबंधन के बारे में। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं मत्स्य पालन प्रशिक्षण योजना के बारे में। किसान भाइयों, मत्स्य प्रशिक्षण योजना एक ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत जो भी किसान भाई मत्स्य पालन कर रहे हैं उनको इसके बारे में सारी जानकारियाँ दी जाती है, जैसे मत्स्य पालन कैसे करें, कौन सी मछलियों का चुनाव करें जिससे आपको आगे जाके काफ़ी अच्छा मुनाफा हो। तो आइए अपने विशेषज्ञ से जानते हैं कि इसके अंतर्गत और क्या क्या जानकारियां हैं। इन सब की अधिक जानकारी लेते हैं हम अपने विशेषज्ञ से। किसान भाइयों नमस्कार। मत्स्य विभाग झारखंड सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की प्रशिक्षण की योजनाएं चलाई जा रही हैं। किसी भी कार्य के लिए प्रशिक्षण आवश्यक होता है। मत्स्य विभाग की प्रशिक्षण योजना में मुख्यतः 5 दिनों का प्रशिक्षण और 3 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जाता है। 5 दिवसीय प्रशिक्षण में मत्स्य पालन की बारीकियों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया जाता है, जो रांची मत्स्य प्रशिक्षण केंद्र धुरवा में होता है। इस प्रशिक्षण केंद्र में कृषकों को आवासीय सुविधा दी जाती है और इसमें व्यवहारिक तौर पर मत्स्य पालन में क्या क्या सावधानियां बरती जाती है उसके बारे में वहां वैज्ञानिकों के द्वारा बताया जाता है। तो मत्स्य पालन में प्रशिक्षण लेने के लिए किसान भाइयों आपको आधार कार्ड और अपना बैंक का पासबुक दोनों आपको जेरॉक्स कॉपी लेके प्रशिक्षण केंद्र में जाना पड़ेगा, जिससे कि आने जाने का जो मार्ग व्यय होता है वो आपके खाता में दी जाएगी और प्रशिक्षण भत्ता भी प्रतिदिन 200 रुपये की दर से आपको उपलब्ध कराया जाएगा। अगर आपके पास इसके लिए आवेदन देना चाहते हैं तो संबंधित ज़िले में आपको जिला मत्स्य पदाधिकारी के कार्यालय में आवेदन देना होगा और वहाँ से आपका सूची को प्रशिक्षण केंद्र शालीमार धुरवा में प्रेषित की जाएगी और इसके द्वारा आपको प्रशिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध की जाएगी। इसी प्रकार का किसान भाइयों एक 3 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजन किया जाता है, जिसमें कि मत्स्य पालन के लिए जो बीज होता है तैयार, उसके विस्तार पूर्वक जानकारी दी जाती है। तो मत्स्य पालन में बीज एक काफ़ी महत्वपूर्ण आयाम है। अगर बीज आपका उन्नत किस्म का रहेगा तो मत्स्य पालन भी आप सफलतापूर्वक कर सकते हैं।
इसके लिए आपको मत्स्य विभाग के द्वारा 3 दिनों का विस्तृत रूप से प्रशिक्षण में बताया जाता है कि किस प्रकार के मत्स्य स्पॉन, जिसको कि हिंदी में हम लोग अंड बीज कहते हैं, उससे किस प्रकार का बीज तैयार किया जाता है, उसमें क्या क्या सावधानी होता है, नर्सरी की तैयारी किस तरह से की जाती है, संचयन के पूर्व हमको क्या सावधानी देना है, क्या उसमें दवा देनी है, चूना का मात्रा कितना होना चाहिए, पानी का पीएच कितना होना चाहिए, इसके बारे में आपको वहाँ बताया जाता है। और इसमें लाभ आपको जब प्रशिक्षण कर लीजिएगा तो यहाँ से आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि इस जिला के फलाना व्यक्ति ने प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त कर ली है, इसको स्पॉन दिया जा सकता है। और आप संबंधित ज़िले में जब जाइएगा तो वो प्रमाण पत्र आपको जिला मत्स्य कार्यालय में जमा करना होगा। इसके बदले में आपको स्पॉन 1 एकड़ का अगर आपका नर्सरी है तालाब, तो उसमें 20 लाख तक का स्पॉन आपको दिया जाएगा। और स्पॉन के साथ आपको फीड, जो मैस फीड होता है मछलियों के लिए, जिस पूरक आहार जिसको हम लोग कहते हैं, वो आपको फीड उपलब्ध कराया जाएगा। और उसके साथ में फ्राई कैचिंग नेट दिया जाता है, जिससे कि 10 दिनों के बाद आपको नेट को संचालन करके देखना है कि नर्सरी में मत्स्य का बीज का किस प्रकार का वृद्धि हो रहा है या उसमें क्या और आवश्यकता है। लेकिन अगर हम झारखंड की बात करें तो जो मत्स्य पालक इस योजना का को लेकर के और प्रशिक्षण लेना चाहते हैं तो किस प्रकार के लोगों का उसमें चयन किया जाता है? हाँ किसान भाइयों, अगर आपके निजी तालाब हो, नर्सरी हो या सरकारी तालाब जो मत्स्य विभाग के द्वारा बंदोबस्ती की जाती है, उसमें से किसी भी प्रकार का आपके पास जो जल का स्रोत होना चाहिए, या फिर आपका अपना नहीं है तो किसी के साथ साझेदारी में भी तालाब ले सकते हैं और उसमें आप मत्स्य पालन कर सकते हैं। लेकिन सर यहाँ पर अभी देख रहे हैं जो मत्स्य पालक हैं वो केज कल्चर के बारे में के पीछे भी बहुत उनका जुड़ाव हो गया। हाँ। तो क्या इस प्रशिक्षण में केज कल्चर के बारे में भी प्रशिक्षण दिया जाएगा? जी हाँ, केज के लिए भी आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा। उसके लिए एक अलग से हम लोग प्रशिक्षण का आयोजन किया जाता है। फिर भी 5 दिवसीय प्रशिक्षण में केज पालन या हैचरी संचालन या फिर बायोफ्लॉक में मत्स्य पालन, ये सभी विधाओं के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी जाती है। लेकिन केज के लिए और बायोफ्लॉक के लिए भी अलग से प्रशिक्षण आयोजन करने का अभी कार्यक्रम चल रहा है। और 5 दिवसीय प्रशिक्षण आपको 18 फरवरी से शुरू है, उसकी शुरुआत है। और उसके बाद संबंधित ज़िले के लिए टारगेट दिया जाएगा और तिथि भी घोषणा की जाएगी। उसके आधार पर आप अपने ज़िले पर आवेदन दे सकते हैं और प्रशिक्षण का लाभ ले सकते हैं। लेकिन अगर मत्स्य पालक की बात करें तो मत्स्य पालकों के लिए ऐसी कौन कौन सी योजना है जो उनके लिए लाभदायक? हाँ, प्रशिक्षण के अलावे मत्स्य पालकों के लिए बहुत सारी योजनाएं मत्स्य विभाग द्वारा दी जाती है। जैसे आपका मछली उत्पादन हो गया, उसके बाद उसको विपणन की सुविधा के लिए आपको पिकअप वैन है या फ्रेश फिश स्टॉल है, ठेला है, ई रिक्शा है, या साइकिल के साथ आइस बॉक्स है, या मोटरसाइकिल के साथ आइस बॉक्स है, मोपेड की सुविधा है। साथ ही साथ अगर आपका कच्चा मकान है तो आपको पक्के मकान की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। हाँ, अभी वर्तमान में 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम को चलाया जाना है, जिसमें कि प्रशिक्षणार्थियों को दैनिक भत्ता 200 रुपये के दर से प्रतिदिन उपलब्ध कराया जाएगा। और आने जाने का जो भी खर्च होगा उसमें 400 रुपया अधिकतम, अगर 400 रुपया से कम है तो वो मिलेगा और नहीं तो 400 रुपया। लेकिन ये आपके खाते में डीबीटी के माध्यम से दिया जाएगा। इसलिए किसान भाइयों, आपको बैंक का खाता और आधार कार्ड दोनों लाना अनिवार्य है। अभी सर चूँकि मौसम का बदलाव हो रहा है, जो मछली पालन कर रहे हैं तो उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? हाँ, जब ठंडा सीजन के बाद गर्मी का जब सीजन आता है तो इस संक्रमण काल में हम लोगों को पानी का पीएच को जांच अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि इसमें पीएच में अगर चेंज होगा तो उसमें मछलियों को नुकसान हो सकता है। तो उसके आधार पर हम लोग फिर उसमें चूने का छिड़काव करते हैं। और अगर बीमारियां लगी है तो पोटासियम परमैंगनेट, सिफेक्स जैसे दवाइयों का प्रयोग किया जाता है। हाँ, मत्स्य पालकों को संदेश देना चाहूँगा कि अभी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत कुल 47 योजनाओं को प्रारंभ किया गया है। इसमें संबंधित ज़िले में कृषक भाई अपने जाके जिला मत्स्य पदाधिकारी से संपर्क करके योजनाओं की विस्तृत जानकारी लें और उसमें से उनके अनुसार जो भी योजनाएं उपयुक्त हैं उनका आप आवेदन दें और चयन होने के पश्चात मत्स्य पालन को सफलतापूर्वक अपनाएं और अपने आय
और आय और परिवार की आय में वृद्धि करें। हाँ, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत 2020-21 से हमारे प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा की गई है। इसमें कुल 47 तरह की योजना है और इसमें आपका हैचरी निर्माण से लेके मछली के लिए पूरक आहार बनाने का फैक्ट्री तक की सुविधा दी जाती है। इसमें आपको कृषक भाइयों जो भी योजना चाहिए आप उन योजनाओं का चयन करके आप संबंधित ज़िले में आवेदन दें और उसका चयन होने के पश्चात आप अपना कार्य प्रारंभ करें। तो इससे मत्स्य उत्पादन में राज्य के साथ साथ आपके भी आय में वृद्धि होगी और मत्स्य आहार के लिए जो न्यूट्रिशन होता है उसका सुविधा उपलब्ध हो सकता है। किसान भाइयों, अभी आपने देखा तसर में लगने वाले रोग कीट प्रबंधन के बारे में और साथ ही आपने देखा मत्स्य पालन प्रशिक्षण योजना के बारे में। आशा करती हूँ कि आपको हमारा आज का कार्यक्रम बेहद पसंद आया होगा। अगर आपको किसी भी तरीके की जानकारी हमसे लेनी हो अथवा किसी भी तरीके की जानकारी हम तक पहुँचानी हो तो आप हमारे इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा, केंद्र निर्देशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834001। एक बात और, अगर आपसे किसी भी कारणवश हमारे ये कार्यक्रम छूट जाता है तो आप हमारे ये कार्यक्रम सोशल मीडिया पे देख सकते हैं, जैसे फेसबुक, ट्विटर आदि। अब दीजिए मुझे इजाज़त, नमस्कार। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन।